चलिए आज डिस्कस करते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो एक्चुअली क्या है कि हम जब कोई पार्टिकल कोई एक लिमिटेड स्पेस में मूव करता है तो ऐसे सिस्टम की स्टडी हम करते हैं तो ये कंपेरेबल हो जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंड रहता है तो उस न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन बाउंड रहता है तो उस सिस्टम को हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के केस के साथ जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें हम जो है एक्चुअली पार्टिकल का ट्रांसलेशनल मोशन लेते हैं और इसमें पार्टिकल हम ये मान के चलते हैं कि केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये जो स्पेस है वो बहुत कन्फाइंड है। केवल हमने पार्टिकल को एक थोड़ी सी डिस्टेंस पर घूमने के लिए अलाउ किया है और वो डिस्टेंस है x बराबर 0 से x बराबर l। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो है x जो l डिस्टेंस हमारा x बराबर l लेंथ का कोई बॉक्स है और जिसके की वॉल्स पर हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल लगा रखा है। इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल दे दिया, यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल दे दिया, तो बॉक्स की बाउंड्री पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो इनफाइनाइट पोटेंशियल को क्रॉस कर सके। तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस बाउंड्री को पेनिट्रेट नहीं कर पाता और अंदर हमने मान लिया कि V जो है हमारा 0 है तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर जो है मूव करेगा लेकिन यहाँ तक नहीं जा पाएगा, यहाँ से वो लौट आएगा क्योंकि वहाँ उसको क्रॉस करने के पास यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल के कारण ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जब पहुँच ही नहीं रहा है वहाँ पर तो यहाँ हमारा वेव फंक्शन तो मिलेगा नहीं, पार्टिकल मिलेगा नहीं, तो हम वेव फंक्शन को क्या मान सकते हैं, मान क्या वेव फंक्शन जो है ये हमारा 0 होगा, पार्टिकल है ही नहीं वहाँ पर। और तो अब देखिए ये जो केस है हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हम इसमें जो फंडामेंटल इक्वेशन है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की वो हम जो है यहाँ पर देखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और हमारी जो फंडामेंटल जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उससे हम यहाँ सॉल्यूशन ले लेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल की हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा एम है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के लिए। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे जैसे केमिस्ट्री में हम पार्टिकल इन वन डायमेंशन मॉलिक्यूल से क्या करते हैं कि हमारे मान लीजिए कार्बन चेन कंपाउंड हैं तो जो हमारे मॉलिक्यूल कुछ लंबे मान लो 6 कार्बन एटम की कोई चेन वो है जो कि इस तरीके के हम मान सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी लेंथ जो है इस बॉक्स के बराबर है। तो यदि हमारा इलेक्ट्रॉन विद इन मॉलिक्यूल है तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है कांस्टेंट मान सकते हैं कि उसकी कांस्टेंट है, वो मूव कर रहा है कार्बन चेन के इस तरीके से। तभी तो हम बोलते हैं कि दैट जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं वहाँ हमारा डीलोकेलाइज्ड रहता है, चार्ज जो है डीलोकेलाइज्ड रहता है। तो ठीक उसी तरीके से हम वहाँ पर हम जब अंदर जब मॉलिक्यूल
के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, एंड देन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस के पास आता है, न्यूक्लियस से दूर जाता है, न्यूक्लियस के पास आता है, न्यूक्लियस से दूर जाता है। और मान लो इनफाइनाइट दूर है तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, और जब वो नियर न्यूक्लियस आता है तो नेचुरली अट्रैक्शन के कारण हमारी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, देन दैट इज लेस देन 0 हो जाती है। तो हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि ठीक है, तो दैट इज ऑलमोस्ट 0। तो ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ कंपेयर किया है कि हमारा जो बॉक्स है वो L लेंथ का है, और यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और जो हमारा पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, वो केवल इस बॉक्स के अंदर ही घूम रहा है। करेक्ट। तो हमने देखिए v बराबर 0 हमने कहाँ कहाँ माना है, v बराबर 0 कहाँ है, when ये x is greater than 0 and less than L, और v is infinite हमने कहा माना है when L is जो है infinite हमने क्या माना है, when x is greater than L and this x is 0। यहाँ पे 0 है, इधर इधर हमारा जो है इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो नेचुरली x जो है ग्रेटर देन L हो गया, और इधर जो है हमारा जो है x जो है लेस देन 0 हो गया। यहाँ पर 0 इधर है तो लेस देन 0 हो गया। तो इस कंडीशन पे हमने इस तरीके से देख लिया कि हमारे पोटेंशियल जो है v इस तरीके से हमारा x जो है इसके बीच में वेरी करेगा तो v 0 होगा, और इसके बीच में वेरी करेगा तो v इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ हमारा जो हैमिल्टोनियन है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो हैमिल्टोनियन भी हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ हमें श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हमने आपको पोस्टुलेट्स में बताया था कि हम जब प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो हमारा जो टाइम फैक्टर है वो कैंसिल हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी में हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पे नेचुरली हम स्टेट जानना चाहेंगे और पार्टिकल कहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ये सब जानना चाहेंगे। और वैसे क्या है कि यदि हमने ये शाई कैलकुलेट कर लिया, एक्सपोजिशन के डिपेंडेंट यदि हमने शाई कर लिया, तो टोटल शाई क्या होगा, शाई इनटू यदि E माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस, इस फैक्टर से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो वेव टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन भी मिल जाएगा। तो दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन हमें उसके लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे पोटेंशियल जो है टाइम इंडिपेंडेंट है, और तो इसलिए हमारी जो रिड्यूस हो जाएगी, जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट में हो जाएगी, एंड दैट इज एच शाई इज इक्वल टू ई शाई। अब नेचुरल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारा क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। नेचुरली यहाँ हमारा पार्टिकल केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें जो डिफरेंशियल हम एक ही वेरिएबल के साथ ले रहे हैं, तो दिस इज d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस v जो x का है शाई इज इक्वल टू ई शाई। इस तरीके से हमारी इक्वेशन हो गई, और जो कि हमारा x का वेरिएबल है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको उधर ले जाएं, यदि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू e माइनस v शाई, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर, इधर जाएगा तो 2m, फिर हम उसको इधर ले आएंगे तो दैट इज विल बी 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर
ई माइनस वी शाई दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस जो सिस्टम है हमारा उसकी जो हम वेव फंक्शन है हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो नेचुरली हमारे यहाँ x बराबर 0 पे हमारा वेव फंक्शन क्या है 0, x बराबर l पे हमारा वेव फंक्शन क्या है 0। तो हमें यहाँ तो हमें मतलब डिस्कस करने की जरूरत है नहीं पार्टिकल के बारे में। और मान लीजिए हमारा ये सेकंड वो है, फर्स्ट एंड ये थर्ड है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट एंड थर्ड के लिए हो जाएगा, और ये जो है हमारा सेकंड जो स्पेस नंबर सेकंड है उसके लिए ये अप्लाई होगा। तो अगर हम बोलते हैं v 0 है तो हमारी जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या बन के आ जाती है, हमारी इक्वेशन आ जाती है d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e शाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन जो है चेंज हो रही है, अपना मतलब ये सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको मान लीजिए हमने के स्क्वायर ले लिया, इसको हमने क्या वैल्यू ले ली के स्क्वायर। लेट के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि हमारे जो k है प्लस माइनस n पाई पे डिपेंड करता है, तो हमने डायरेक्ट कांस्टेंट क्या रख लिया है के स्क्वायर रख लिया है। और सॉल्यूशन इक्वेशन भी हमारा सॉल्व होगी उसी से हमें, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा के स्क्वायर रखने से। दैट दिस इक्वेशन इज d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शाई इज इक्वल टू 0। इसमें यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेव फंक्शन सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा a साइन kx प्लस b कॉस a। ये एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस है। तो हमने बताया कि जब दो वेव फंक्शन को हम लीनियर कंबाइन करते हैं तो जो हमें वेव फंक्शन मिलता है वो भी हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो ये हम जो है ये दो हमको सॉल्यूशन मिलते हैं उनको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन करके हमने वेव फंक्शन का सॉल्यूशन निकाला है। और यदि आप देखिए करेंगे इसको करिए डी शाई अपॉन डी एक्स के पे आपको क्या मिलेगा के ए साइन के एक्स माइनस ये कॉस है माइनस के बी साइन के एक्स मिल जाएगा। फिर आप दोबारा करेंगे तो के स्क्वायर साइन यहाँ पे क्या आएगा आपका अब कॉस हो गया फिर साइन तो माइनस के स्क्वायर ए साइन के एक्स। फिर इधर लेंगे ये क्या हो जाएगा अब यहाँ साइन आ गया था तो माइनस के स्क्वायर बी कॉस है के एक्स। तो हम जब अंदर जो फंक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स माइनस के स्क्वायर बाहर आ जाएगा माइनस के स्क्वायर और इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे शाई। तो हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन माइनस के स्क्वायर शाई माइनस के स्क्वायर शाई को इधर ले जाएंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें जो इसका सॉल्यूशन है ये जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमें ये मिल गया बैक सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक ये है एक वर्क आ गया हमें करने के लिए कि हम ए और बी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे जब तो हम सॉल्व करेंगे हमें यदि वेव फंक्शन चाहिए।
तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट्स के लिए निकालने के लिए हम बाउंड्री क्योंकि हमें मालूम है कि बाउंड्री कंडीशन में हमारा वेव फंक्शन 0 है, तो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि हम इससे जो है ए और बी कैलकुलेट कर लें। तो शाई व्हेन एक्स is equal to 0 then psi is equal to 0। तो हमारे पास है psi is equal to a sin 0। इसको 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, a sin kx प्लस हमारा b cos kx है, ठीक है। तो हमारे पास when x बराबर 0 यानी x प्लस psi 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा x 0 हो गया, तो a ये 0 हो गया, प्लस जहाँ पे ये 0 है x बराबर 0 है, लेकिन cos 0 बराबर 1 हो जाएगा। ये भी हमें क्या होना है, cos 0 बराबर इसको भी 0 होना चाहिए, तो लेकिन ये तो 1 है, तो नेचुरली हमारा क्या हो गया, यहाँ से निकल आया दैट अगर मान लो यहाँ हम b रखते हैं तो b आ जाएगा, तो वो तो हमें सेटिस्फाई नहीं हुआ इक्वेशन। तो हमारे पास यानी cos 0 तो 1 होगा, लेकिन हम we can keep b is equal to 0, ठीक है। तो b बराबर जब 0 होगा तो हमारा ये एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई, दैट इज b is equal to 0। तो हमारे पास ये क्या आ गया, psi is equal to a sin। पहले हमने ये सॉल्यूशन निकाला, फिर हमने जब b कांस्टेंट की वैल्यू देखी कि 0 है, तो हमारे पास दूसरा ये सॉल्यूशन निकल आया psi इज इक्वल टू a sin kx। अब हम जो है a की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हम जो है दूसरी बाउंड्री कंडीशन से निकालते सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब psi बराबर 0 व्हेन व्हेन L बराबर 0, psi बराबर 0 व्हेन L बराबर 0। तो ये हो जाएगा psi L बराबर हम क्या रखेंगे, a sin k, अब x के हमारा क्या हो जाएगा, L 0 हो जाएगा। तो अब देखिए कि L, इसका मतलब ये कंडीशन का फुलफिल हो जाएगी जब हमारा व्हेन L बराबर क्या है, 0 है, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि psi हमारा क्या आ जाएगा, 0 बराबर a sin kl। तो या तो a 0 हो या फिर हमारा ये साइन का एंगल 0 हो, करेक्ट। तो a तो 0 हो नहीं सकता, नहीं तो हमारा psi वैनिश हो जाएगा, वेव फंक्शन ही खत्म हो गया, तो हमें फिर किसकी स्टडी करेंगे, हम फिर क्या क्या जानना चाहेंगे जब हमारे पास वेव फंक्शन ही नहीं है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमारा वेव फंक्शन 0 हो, इसलिए हम a को तो 0 कर नहीं सकते। अब आता है हमारा साइन के जो है के की देखिए जो है हमने k को क्या माना है, दैट तो के भी यदि हमने 0 कर दिया तो भी हमारा psi वेव फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा जो है साइन kx, साइन जो एंगल है वो कहाँ कहाँ 0 होता है वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें कौन सी वो कंडीशन होनी चाहिए कि psi इज इक्वल टू a इंटू, इसके लिए क्या होना चाहिए, दैट kx शुड बी, यदि हमारी ये कंडीशन हो जाए कि यहाँ पर kl है, कि इस तरीके से kl यदि हमारा 0 हो, kl हमारा 0 हो, तो ये 0 हो जाएगा। kl हमारा पाई हो, क्योंकि साइन पाई जो है 0 होता है, तो हमारा ये psi 0 हो जाएगा, पाई 2 पाई 3 पाई, तो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। इस तरीके से यदि kl की वैल्यू वेरी कर रही है
तो हमारा ये है वेव फंक्शन केवल एल पे 0 हो जाएगा। यदि के एल इस तरीके से हमारा हो कि वो इसके बराबर हो तो हमारा जो है वेव फंक्शन हमारी कंडीशन फुलफिल करेगा, एल बराबर 0 पे वेव फंक्शन 0 होगा। तो हमने देख लिया यहाँ से के एल बराबर, इसका मतलब कितना होना चाहिए, दैट के एल शुड बी इक्वल टू एन पाई, और यहाँ से हमने के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली तो एन पाई अपॉन एल। तो हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन था वेव फंक्शन, जो हमने सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा था, तो वो हमारा वेव फंक्शन क्या था, शाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ये हमारा था। और क्या हो गया, ए साइन के की जगह हम क्या रख लेंगे, एन पाई एल एक्स। ये हमारा जो है निकल आया हमारा वेव फंक्शन, हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आता है कि अभी भी हमारा कहाँ पूरा निकला है, बताओ। हमारे पास एक ही वैल्यू तो है ही नहीं। वेव फंक्शन हम तब कंप्लीट होगा जब हमारे पे एक की वैल्यू निकलेगी। तो इसके लिए क्या था कि ए की वैल्यू निकालने के लिए नेचुरली हमें ये दिमाग में आया, जब ये हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वगैरह नहीं जानते थे और जब हमें ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती थी, तो श्रोडिंगर ने बहुत सोचा था उसके लिए कि कब। तो उसने सोचा कि मैं पार्टिकल के उसकी बात कर रहा हूँ, तो पार्टिकल इसके अंदर है, उसको मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर सकता हूँ। तो उसको उन्होंने जो है ए निकालने के लिए उसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट किया, और फिर जब हमारे पास ये वेव फंक्शन आ गया तो नेचुरली आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी, यदि हम उस एरिया को जहाँ जहाँ हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पार्टिकल होगा इसी में, इसमें से कहीं नहीं जाएगा, और उस पूरे स्पेस को इंटीग्रेट कर दें, तो प्रोबेबिलिटी तो डेफिनेटली है ही पार्टिकल। जैसे अभी हमारा केस है वन डायमेंशन बॉक्स में कि हमारा पार्टिकल 0 से L के बीच में है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम जो है प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 0 से L के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, और पार्टिकल चूँकि 100% है, इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। उससे हमें सोचने की बात ही नहीं है। तो 0 to L हम यदि कर लें तो हमारा ये आएगा शाई। हम यहाँ टाइम डिपेंडेंट तो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि हमारा जो पोटेंशियल है टाइम इंडिपेंडेंट है। तो हमारा जो है कोऑर्डिनेट वेव फंक्शन, और इस वेव फंक्शन से हमारा काम चल जाएगा। ये दिस इज इक्वल टू शाई स्टार शाई एंड डी एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारा वो है ही नहीं, आयोटा है नहीं, तो हम यदि 0 to L करें और हमारा ये a स्क्वायर ये आ जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा a स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, शाई की जगह हम क्या रखेंगे, n पाई x अपॉन एल, दूसरे शाई की जगह n पाई x अपॉन एल, साइन n पाई x अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई साइन n पाई। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन एल डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। और a स्क्वायर 0 to L, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, कई सारे रिलेशन है, साइन में भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये तो ये हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, 2n पाई x इंटू डी एक्स बराबर 1। और a स्क्वायर 0 to L, ये क्या होगा, 1/2 बाहर निकाल लें, 1/2 ये बाहर निकाल लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, dx और माइनस कॉस 0 to L 2 पाई n x अपॉन ये L है। तो ये हमने निकाल लिया बाहर, 1/2 तो
ये 2l है, 1/2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ हमारे पास आ गया cos 2 pi n x अपॉन l, ये है। इसको इंटीग्रेट करिए, इसको dx को 1/0 लिख सकते हैं x, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 1/2 a स्क्वायर x l 0 माइनस, इसको इंटीग्रेट करिए आप तो, थैंक यू। तो और ये हो गया cos 2 pi n x l को, तो ये क्या हमारा हो जाएगा sin 2 pi n x अपॉन l, ये उल्टा हो जाता है l अपॉन 2 pi n 0 to l कर लेंगे। इसको बाहर निकाल के यदि आप करेंगे तो एक बार x की वैल्यू l आएगी और एक बार l की वैल्यू हम x की जगह 0 रखेंगे, लेकिन हमारा क्या है sin 2 pi n, तो ये फैक्टर हमको 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास ये दिस इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो हमारे पास केवल लग गया 1/2 a स्क्वायर l इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारा a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू होगा 2/l अंडर। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन हमने क्या कैलकुलेट, कांस्टेंट a की वैल्यू हमने इवेल्युएट कर ली। तो अब देखिए हमारा जो वेव फंक्शन है वो हमारा क्या हो गया, साई इज इक्वल टू, हमारा जो वेव फंक्शन कितना आ गया 2/l साइन n pi x अपॉन l, दिस इज आवर वेव फंक्शन। वेव फंक्शन या जिसको हम स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, ये हमें जो है सिस्टम के पार्टिकल, जो सिस्टम है उसकी स्टेट के बारे में बताता है, और पोजीशन वगैरह हम जो है सब देखेंगे अभी। तो हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा जो वेव फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है, n पर डिपेंड कर रहा है। n जो है 0 हो नहीं सकता है, n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमने बताया था, क्योंकि n 0 करने पे हमारी जो है वेव फंक्शन जो है 0 हो रहा था केव करने से, तो हम जो है n जो है इस, और हम n 0 नहीं हो सकता क्योंकि वेव फंक्शन 0 होगा, इसलिए n बराबर क्या होगा, n जो है 1 2 3 4, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n इज एन इंटीजर। तो अब देखिए हमारे पास ये वेव फंक्शन निकल आया, और हम जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं, जैसे n के चेंज होने पर हमारा वेव फंक्शन भी चेंज होगा। से n बराबर 1 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साई 1 बराबर √2/l साइन पाई x अपॉन l, ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको डिस्कस कर लें पहले। साई 1 वेव फंक्शन जो है साई 1 है हमारा, और ये हमारा जो है बॉक्स है, दिस इज आवर बॉक्स ऑफ l लेंथ, और यहाँ पे हमारा जो है वो है ये पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, और यहाँ पर x बराबर 0 है और x बराबर l है। तो अगर हम इस बॉक्स में, जबकि हमारा जो है n बराबर 1 है, यानी लोएस्ट स्टेट है, लोएस्ट स्टेट में हमारा पार्टिकल कहाँ होगा, तो देखिए किससे निकालेंगे, साइन पाई x बाई l, यानी साइन मैक्सिमम कब होगा, साइन 1 कब होगा, जबकि हमारी वैल्यू मिले साइन पाई बाई 2 मिले, और ये हमें कब मिलेगी साइन पाई बाई 2, जब हमारा x बराबर क्या होगा, l बाई 2 होगा। तो हमारा साई
जो है कहाँ कहाँ जीरो होगा, शाई बराबर जीरो कहाँ का होगा, मतलब मिनिमम कहाँ का होगा, मिनिमम कहाँ का होगा, व्हेन L is there, when x is equal to L and when x is equal to 0। तो हमारा जो है शाई विल बी मिनिमम। और मैक्सिमम कहाँ होगा, और मैक्सिमम हमें कहाँ मिलेगा, व्हेन यहाँ पे साइन जीरो हो जाएगा, तो वेव फंक्शन हमारा जीरो होगा। √2/L एंड साइन π/2, यानी x की वैल्यू कितनी हो, L/2 हो, तो साइन पाई x इज इक्वल टू L/2L। तो ये हमें यहाँ जो मैक्सिमम मिलेगा हमें कहाँ पर मिलेगा, व्हेन x इज इक्वल टू L/2। ये हमने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि हमें साइन 1 कब मिलेगा, जब हमारे x की वैल्यू L/2 होगी। तो यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि हमारा जो है वेव फंक्शन ये L/2 यहाँ पर है, तो हमारा ये वेव फंक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ। तो n बराबर 1 है, तो हमें इसमें देखिए कोई भी ऐसा नोडल प्लेन नहीं मिला है। यहाँ पर जो बाउंड्री पर जो है x बराबर वेव फंक्शन 0 है, लेकिन अदरवाइज हमारे जो ऐसा कहीं भी प्लेस नहीं है जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन के वेव की एम्पलीट्यूड 0 हुआ हो। कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है हमारी उसकी, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है हमारी, L/2 पर है। तो इस स्टेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, दिस स्टेट इज इक्वल टू शाई। अब नेचुरली यहाँ हमने देख लिया, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी भी होगी। एनर्जी देखिए कैसे लेते हैं हम, एनर्जी भी हमने देखा था कि हमने जो k² बताया था वो किसके बराबर था हमारा, 2me/h² के बराबर था, और ये हमारा किसके बराबर था, n π/L। ये भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। k बराबर किसके बराबर था, n π/L। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमारी एनर्जी निकल आएगी, दैट 2mel² इज इक्वल टू n² π² h²। देयरफॉर E इज इक्वल टू n² π² h² अपॉन 2ml²। तो इस वेव फंक्शन, इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस स्टेट में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी ये, और ये हमने क्या माना, n बराबर 1, यानी दिस इज आवर लोएस्ट स्टेट, क्योंकि यहाँ n पे हमारा वेव फंक्शन जो है वेरी कर रहा है। तो ये भी हमारा 0 नहीं है, ये इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ये हमारी जो है ये जो लोएस्ट स्टेट 0 एनर्जी की नहीं है, हमारी लोएस्ट स्टेट कितने की है, n बराबर 1 के लिए हमारे पास जो एनर्जी आई है दैट इज π² h², n बराबर 1 है, तो ये हो गया अपॉन 2ml²। और ये स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शाई 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमें कोई भी नोड नहीं मिला है, और हम इसको दिखा सकते हैं दिस इज आवर वेव फंक्शन। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी, अब ये तो शाई 1 है, जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी एंड दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी, जो कि दोनों प्रोबेबिलिटी भी हमारी L/2 पर मैक्सिमम है, जहां हमारा वेव फंक्शन था शाई 1, एंड दिस इज द शाई 1²। अब हम ले लेते हैं वेव फंक्शन जब हमारा
एक्साइटेड स्टेट में है, अभी तो हमने ग्राउंड स्टेट में लिया था। अगर मान लीजिए हमारा पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, ये क्वांटम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मेनली क्वांटम मैकेनिक्स से निकली है। अब हमारा जो मान लीजिए हम वेव फंक्शन 2 शाई 2 कैलकुलेट करना चाहें तो दैट इज इक्वल टू n कितना हो जाएगा, हमारा है √2/L और साइन 2πx अपॉन L। दिस इज द वेव फंक्शन व्हेन n बराबर 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन किस उसमें रहेगा। तो देखिए आप निकाल सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम हमको कहाँ मिलेगा। तो 2 हैं, तो देखिए अब हम किसको डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस शाई 2, वी विल डिस्कस शाई 2। वही रहेगा हमारा लेंथ, तो उसी बॉक्स की उतनी ही है, दैट इज x बराबर 0 एंड x बराबर L। फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया हमारा, जो कि किसको चलिए वो बता देते हैं हम। अब देखिए शाई 2, अब हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमम कहाँ मिलेगा। मैक्सिमम हमारा जो होगा दैट इज √2/L। 2 है हमारा, तो नेचुरली हमें जो है यहाँ पर x की जगह L/4 लिख लें हम, तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। तो हमारा जो अब वेव फंक्शन होगा वो L/4 पर मैक्सिमम होगा, L/4 पर जो है मैक्सिमम होगा, एंड दिस इज L/2 एंड दिस इज L/4। तो ये जो है उसमें तो हमको शाई 1 में हमको नेगेटिव पार्ट मिला ही नहीं था, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमा था वो हमारा L/2 पे मिला था। इसमें देखिए हमारा x बराबर 0 पे पार्टिकल नहीं है, x बराबर L पे वेव फंक्शन हमारा 0 है, और मैक्सिमम देखिए किस पॉइंट पे है हमारा, यहाँ पर है, दैट इज L/4। और ये प्रोबेबिलिटी, ये हमें जो वेव फंक्शन की स्टेट है, जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, 0 होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। देयरफॉर हमारा ये जो वेव फंक्शन होगा वो किस तरीके से मिलेगा, तो तीसरा हमको कहाँ मिल सकता है। एक तो हमें x बराबर L/4 कर लिया, और दूसरा और हमको कहाँ मिल सकता है, हमको मिल सकता है L/4 3L/4 पे भी मिल सकता है हमको। तो ये हमारी ये क्या है, दिस इज 3L/4 एंड दिस इज L/4। तो यहाँ हमारे जो पार्टिकल की जो जब n बराबर 2 एक्साइटेड स्टेट में है, तो हमें यहाँ पर जो है पार्टिकल की जो 2 मैक्सिमा मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ हमारे जो इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, यहाँ जो है पार्टिकल हमको नहीं मिलेगा, एंड दिस इज नोन एज नोडल पॉइंट। तो हमारे वेव फंक्शन में हमें जब जैसे जैसे n बढ़ता चला जाता है, हमारे नोडल पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं। नोडल पॉइंट्स बढ़ेंगे, नेचुरली हमारा पार्टिकल जो है हमको एम्पलीट्यूड हमारा 0 कर रहा है, वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी हमारी 0 हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर कहाँ तो हमें इतना वो था, एक भी उसमें नोडल पॉइंट नहीं था हमारे पास, और हमारे पे कहीं भी प्रोबेबिलिटी वो नहीं थी, हमारे पे पार्टिकल का नोडल पॉइंट था नहीं। इसमें हमको एक नोडल पॉइंट मिल गया, और जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, मान लीजिए n बराबर 3 हुआ, n बराबर 3 हुआ, तो हमारा जो है किस तरीके का वेव होगा, ये
ये हमारा n बराबर 3 के लिए होगा। तो नेचुरली प्रोबेबिलिटी जब होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, ये दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी हमारी। ये होगी इस तरीके से प्रोबेबिलिटी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो मैक्सिमा है वो पास पास आ रहे हैं, मैक्सिमा पास पास आ रहे हैं, यानी हमारे जो पार्टिकल के मिलने की जो पोजीशन है वो फिर समान होती जा रही है। जितने जितने मैक्सिमा हमें पास पास मिलेंगे तो हमारे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड पार्टिकल क्या होगी, इक्वल होती चली जाएगी। 4 में आएंगे जैसे मान लीजिए, तो हमारा 4 में हम यदि करेंगे तो हमारा x बराबर 0, हमारी लेंथ तो उतनी ही है, कैसी प्रोबेबिलिटी हमारा वेव फंक्शन कैसे होगा, तो नेचुरली इसके लिए प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो क्या होगी, ये तो आप देख रहे हैं इसके कंपैरिजन में ये और पास आ गया। तो जैसे जैसे n बढ़ता चला जाता है हमारे पार्टिकल की जो पॉसिबिलिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती चली जाती है। लेकिन जब हमारे जो पार्टिकल है इसमें हमने एक चीज़ खास देखी कि जो हमारा क्वांटम पार्टिकल है वो हमारा जो है क्वांटम पार्टिकल जब हमारे उसमें बॉक्स में है तो उसकी एनर्जी जो है जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, क्योंकि हमारी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, n पे डिपेंड कर रही है। 2 में होगा तो ये इसका ये इवन है मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, यानी 4 इवन पार्टिकल या तो यहाँ होगा या फिर 4 इवन में आएगा। अब जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको पहली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए क्या, पहली सीढ़ी पे पैर रखना है, फिर नेचुरली आप सीधा पैर दूसरे पे ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में आपके पैर रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। सीधा कहाँ जाएगा आपका पैर, दूसरी सीढ़ी पे या फिर तीसरी सीढ़ी पे। तो ये नहीं है कि आपके पास बीच में कोई आपको जगह हो। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भी बीच में एनर्जी नहीं है उसकी, या तो वो यहाँ रहेगा या फिर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहेगा या फिर वो और सेकंड एक्साइटेड स्टेज में पहुँचेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 यानी 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें इतनी गैपिंग है, इसमें 5 का डिफरेंस है। तो आप ये मान लीजिए n बराबर 3 है, फिर आप और जाइए तो n बराबर 4 पे आपको मिलेगा कितना 9 16 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। फिर जैसे जैसे n बढ़ता चला जा रहा है, n का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारा जो है क्वांटाइजेशन जो है बढ़ता चला रहा है, एनर्जी का जो है क्वांटाइजेशन जो है बढ़ रहा है। जैसे क्योंकि जैसे मान लीजिए L है, ठीक है, पहले हमारा डिफरेंस कितना था, n बराबर 1 था तो हमारी ये था, 2 हुआ तो स्पेसिंग इतनी हुई, फिर जब 3 हुआ तो हमारा डिफरेंस 5 का हो गया, फिर हमारा 7 का डिफरेंस हो गया। तो n की वैल्यूज़ बढ़ने के साथ साथ हमारा जो है एनर्जी का क्वांटाइजेशन भी बढ़ रहा है, यानी गैप बढ़ रहा है। गैप बढ़ेगा यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी की कोई भी पोजीशन, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस रहते हैं। तो पार्टिकल किसी भी एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, लेकिन क्वांटम पार्टिकल में ऐसा नहीं है। उसको जो है उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, उसको हर
एनर्जी लेने की सुविधा नहीं है। वो केवल कुछ सर्टेन वैल्यूज़ ही हमारा इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर पाएगा, और वो एनर्जी कैसी होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, और क्योंकि वो इंटीजर पे डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड। तो अब हम जो है ये सब बता चुके हैं आपको कि हमारा जो है एनर्जी हमारी किस तरीके से वो होती है, वेव फंक्शन हमारा किस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया कि शाई 1 शाई 2 n बराबर 1 2 3 4 में जो है जैसे जैसे हमारा n बढ़ता जाता है, हमारे जो पीक्स हैं, जो मैक्सिमा हैं, वो हमारे जो है पास पास आते चले जाते हैं। तो हमारे जो पार्टिकल की पोजीशन होती है वो यूनिफॉर्मिटी में एक जैसी लगने लगती है हमको। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम यहाँ पर देखिए हमारा जो है गैप बढ़ रहा है, एन बढ़ने से एक्चुअली क्या हो रहा है, एन इंक्रीज होने से हमारा जो एनर्जी गैप है दैट इज ई एन प्लस 1 माइनस ई एन, ये गैप हमारा बढ़ रहा है एन बढ़ने से। तो इस वजह से हमारा जो है क्वांटाइजेशन बढ़ रहा है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो वेव फंक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम एनर्जी के टर्म्स में डिस्कशन कर लेते हैं पार्टिकल के लिए। तो हमने देखा कि हमारे वेव फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे एन बढ़ता है, एन बढ़ने से उसमें नोडल पॉइंट्स भी बढ़ते हैं। हर एन की एक वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा नोडल भी पॉइंट भी एक बढ़ जाएगा। जैसे व्हेन एन बराबर 1 था तो हमारा 0 था, एन बराबर 2 में हमारा कितना आ गया 1। तो ये किससे कैलकुलेट करते हैं हम, नोट्स जो है एन माइनस 1 से करते हैं। सेकेंड जो है पॉइंट हम वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल है वो क्लासिकल पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होती है इसमें जो, क्योंकि हमारा यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो है पार्टिकल जो है L हाफ पर है, जब x बराबर L/2 है तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम कितने पर है, L/2 पे है, और दोनों तरफ इक्वल चांसेस हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन के, मतलब प्रोबेबिलिटी के। लेकिन देखिए क्या होता है कि हम उसमें हमारे पास जो है पार्टिकल जो है यदि पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी यदि 0 है और मान लीजिए उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी है ही नहीं, तो हमारा पार्टिकल कहाँ बैठा रहेगा, आइडियली यहाँ पर रहेगा, करेक्ट। और आइडियल यहाँ रहेगा तो यहाँ पर उस काइनेटिक एनर्जी 0 है तो हम उसका मोमेंटम भी 0 होगा। इसका मतलब हम पोजीशन और मोमेंटम पार्टिकल की हम एक्यूरेसी से मेजर कर ले रहे हैं, यानी क्लासिकल पार्टिकल हमारा अनसर्टिनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को ओबे नहीं करेगा। तो ये देखिए कि ये है दूसरा। तीसरा वेव फंक्शन का पॉइंट हम ले लेते हैं कि क्लासिकल पार्टिकल से हमारी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल के अलग हो गई। तीसरा जो है कि हमारे वेव फंक्शन भी किस पर डिपेंड कर रहा है, क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है, और एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब हमारा वेव फंक्शन भी क्वांटाइज्ड है। वेव फंक्शन क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि जितने हमारे सॉल्यूशन हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, जितने भी हमारे आइगन फंक्शन जो निकलेंगे, जो सेट ऑफ आइगन फंक्शंस निकलेगा, वो सब आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। और ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है कि ये यदि हमारा एक वेव फंक्शन हम यदि दिखा रहे हैं साइन ni पाई x से, तो हमारा जो है
और दूसरा हम दिखा रहे हैं एन जे पाई एक्स अपॉन एल से। तो ये हमारा, और इसको 0 to L के बीच में यदि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। इसको देखिए प्रूव करना भी चाहेंगे आप यदि, तो आप कैसे कर लेंगे, 0 to L है, तो वही आप करेंगे। इसके लिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, मान लीजिए हमारा पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू व्हाट, टी। पाई एक्स अपॉन एल हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। इट मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू हमारा एल इंटू टी अपॉन पाई, करेक्ट। और यदि हम डी एक्स लें तो डी एक्स बराबर हो जाएगा एल अपॉन पाई, तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी टी। तो यहाँ हम ये डी एक्स रहेगा, तो ये हमारा 0 आना चाहिए, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एल अपॉन पाई डी टी। और डेफिनेटली जब हमारा ये साइन है, दो साइन है, तो हमारा जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, तो अंडर रूट 2/L अंडर रूट 2/L, तो ये हमारा क्या बाहर आ जाएगा 2L। और हम इसको किस किस के बीच में कर रहे हैं, 0 to L के। तो अब हम जो है यहाँ पर क्या है, L/पाई जो है बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2/पाई इंटू L/पाई ले लेंगे बाहर, सॉरी L/पाई dt है, पाई एक्स अपॉन एल को हमने क्या माना है, t। और ठीक है, तो ये देखिए देख लेते हैं अभी। तो हमारा एल पाई डी टी, एल पाई, और ये अंडर रूट 2/पाई आया था, सॉरी 2/L आया था, 2/L अप L/पाई, ठीक है। तो L से L कट गया, तो हमको क्या मिल गया, 2/पाई हमको बाहर मिलेगा। अब देखिए, जो when x is equal to 0 then t 0, and when x बराबर L then t बराबर L, ठीक है। when x बराबर 0, x 0 लें तो हमारा क्या हो जाएगा, t बराबर भी 0 हो जाएगा। और when x बराबर L लेंगे, पाई L x बराबर L बराबर t, तो L से L, तो हमारा जो t है वो कहाँ से कहाँ किस किस के बीच में वेरी करेगा, 0 से पाई के बीच। when x बराबर 0 then 0, and when x बराबर L, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी हमारी। और हमारे पास ये है साइन, तो इसको हम साइन ए साइन बी मान लें यदि हम, तो साइन ए साइन बी को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 cos ni, इसको पाई एक्स को तो हमने क्या मान लिया, टी मान लिया है, करेक्ट। तो हम इसको टी की लिख सकते हैं, और यहाँ भी हम पाई एक्स अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो एन आई, तो ये हो गया cos एन आई 1/2 cos एन आई माइनस एन जे, टी बाहर निकाल लिया, और माइनस हाफ cos एन आई प्लस एन जे टी इंटू डी टी, ये हमारा आ जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, हाफ बाहर निकाल लेते हैं हम, तो ये यहाँ से हमारा हाफ बाहर हट गया। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/पाई 0 से पाई लेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, साइन एन आई माइनस एन जे टी
एन आई प्लस एन जे टी, नहीं ये है हमारा मिलेगा, दिस इज साइन एन पाई अपॉन एन आई प्लस एन जे। इसको कहाँ से करना, 0 to पाई। तो एक बार हमें ये साइन जो है पाई के साथ वेरी करेगा, तो ये वैल्यू हमें डेफिनेटली एन पाई, इंटीजर है ये, तो हमें एन पाई ही मिलेगा जो कि वैल्यू देगा 0। देयरफॉर ये हमने प्रूव कर लिया कि दिस इज इक्वल टू। तो जो हमारे जितने भी वेव फंक्शंस हैं, जितने भी आइगन फंक्शंस हैं हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हैं वो किसके हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के हैं। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के होने के कारण सभी जो उसके सॉल्यूशन होंगे वो आइगन फंक्शंस होंगे, और वो आइगन फंक्शन जो है या जो हमें सॉल्यूशन मिले हैं, जो वे जितने भी हैं वो सब एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। एक तो हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई वेव फंक्शन की, एक हमें नोडल पॉइंट के मिला कि एन के बढ़ने से हमारा नोडल पॉइंट बढ़ता चला जाता है। एक हम ये देखते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो L/2 के पास सिमेट्रिक है। और अब यदि हम जैसे मतलब हम वैल्यू भी निकालना चाहें, जैसे हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम हमें मिनिमम जैसे पोजीशन हम बार बार कैलकुलेट करें उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। तो यदि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो वो भी देखिए हमारी कहाँ मैक्सिमम बार मतलब प्रोबेबिलिटी हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारी वो बार बार किस जगह आ रही है, L/2 पे। तो जो ये हम पार्टिकल की पोजीशन जो मेजर करने जा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू यदि हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो उस केस में ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी 0 to L हो जाएगी। और इसको Ψ1 x और ऑपरेटर x और दिस इज Ψ1 इंटू dx। ये हम कैलकुलेट करें, तो देखिए हमारा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो L/2 आती है। देखिए कैसे करते हैं कि मान लीजिए हमारा ये है x, ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा इसकी जगह लिखेंगे हम 0 to L, साइन 1 है तो साइन पाई एक्स अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई एक्स अपॉन L और इंटू dx। और ये हमारा 0 to L, तो नेचुरली हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन L मिलेगा और dx। अब बिल्कुल उसी तरीके से हो गया ये, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 to L, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन L/2। 1/2 को बाहर निकाल लें और रिमेंबर हम जो है हमेशा a स्क्वायर भूल जाते हैं, a स्क्वायर यानी 2/L, तो हमारी ये हो गई 2/L बाहर निकल आया। तो 2 देखो कोई 2/L बाहर निकल आया और हमारा ये है 0 to L है, तो यहाँ पर ये x और था, ये वाला x, दिस इज x dx, दिस इज x dx। तो हमें क्या क्या मिलेगा, x dx और माइनस ये 0 to L, बिल्कुल सेम वैसे ही मिलेगा, cos 2 पाई x अपॉन L को यदि हम करेंगे तो वो हमें मिलेगा साइन 2 पाई x अपॉन L इंटू L/2। तो ये जो है हमें वैल्यू जो है, हाँ इसको cos को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन 2 पाई x अपॉन L इंटू L/2 पाई। तो ये वेक्टर हमें 0 दे देगा। हमको यहाँ से क्या मिलेगा,
2/L और x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, x²/2 x²/2। तो देखिए ये हमें, नहीं बाहर कोई है, घंटी बज रही, x²/2 मिला। तो ये देखिए x²/2 यानी हमें क्या मिल गई वैल्यू, 2/L इंटू L²/2। तो ये 2 से 2 कट गया और हमारा 1/2 भी आएगा, 1/2 ये वाला भी था, 1/2। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इंटू 1/2। तो ये हमारा आ गया 2 से ये हो गया, ठीक है। तो ये x² हमारा ये क्या है, तो ये हमें मिलेगा 2 से 2 काट देंगे तो हमको मिलेगा 1/L इंटू L² यहाँ से /2, L² मिलेगा तो L से L कटेगा। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हमारी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू L/2। हमको जो ज़्यादातर पोजीशन पार्टिकल की जो फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल है वो कहाँ मिलेगी, L/2 पे। दिस इज द एवरेज वैल्यू। अब देखिए अगर हम ये हमने वेव फंक्शन के लिए देखा कि हम वेव फंक्शन से हम जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल पाए पोजीशन की। साथ ही हमने ये भी देखा कि हमारे वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है। तीसरा हम ये देखते हैं कि हम यदि मोमेंटम निकालें एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की निकालें तो वो भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी 0/L 0 to L psi1 और माइनस IH क्रॉस इंटू del/dx d/dx कर दे रहे हैं। ये हमारा ऑपरेटर हो गया मोमेंटम का और दिस इज psi1 एंड dx इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो निकल के आता है इसका हमारा आता है 1/2 psi1 स्क्वायर और 0 to L। तो 0 to L पे हमारा psi1 क्या है, 0 है, L पे भी 0 है। तो मोमेंटम जो है रिजल्टेंट मोमेंटम हमारा जो है 0 रहता है। जैसे इसको देख भी लेंगे तो हमारा क्या है, इसको करिए d/dx यदि psi1 स्क्वायर कर लें हम तो हमें क्या मिलेगा 2 psi1/d/dx psi1। और इसको इधर ले आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2 d psi1। ये मिल गया हमको। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें यदि हम और तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हट जाएगा तो हमें 1/2 psi1 स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा psi1 d/dx psi1। यानी इसके बराबर जो है हमारा माइनस IH क्रॉस, ये माइनस IH क्रॉस पर जब हमारा psi की वैल्यू L पे आएगी और psi की वैल्यू 0 तो दैट विल गिव यू 0। तो हमारा जो मोमेंटम है वो जो है इस तरीके से जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। पार्टिकल हमारा जो है, अब यदि हम एनर्जी मूव करना चाहें, एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लेनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू px स्क्वायर। px स्क्वायर के लिए अगेन हम लेंगे 0 to L psi1 जो है psi1 और हमारा वो क्या है d2 नहीं, हमारा है माइनस H क्रॉस स्क्वायर इंटू d2/dx स्क्वायर। ये हमारा जो है px स्क्वायर का ऑपरेटर है। दिस इज एंड अगेन psi1 एंड दिस इज dx। दिस ये हम कैलकुलेट करना चाहें तो लिख दी वैल्यू रख सकते हैं हम। ये
0 to L हमारा क्या है, साइन n पाई x शाई 1 के लिए निकाल लें, शाई 1 के लिए निकाल लें तो n1 बड़ा कितना पाई x अपॉन l हो गया। अब ये माइनस एच क्रॉस हम बाहर निकाल लें और ऑफ कोर्स ये हम हमेशा भूल जाते हैं 2/L, ये 2/L तो हमारा है ही बाहर, और ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ये हमने और बाहर निकाल दिया, और हमारा ये क्या बचा d2 dx स्क्वायर, ये किस पे करेगा, शाई 1 पे, साइन पाई x अपॉन l, और ये dx पाई अपॉन l हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बार हमें साइन से कॉस मिलेगा, कॉस से फिर साइन मिलेगा वापस, तो हमें क्या हो जाएगा पाई l स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस पाई l स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा साइन पाई x अपॉन l, ठीक है। और ये जो है हमारा एच क्रॉस स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, इसको अंदर ले लीजिए, इसको अंदर ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/L साइन पाई x अपॉन l इंटू साइन पाई x अपॉन l इंटू dx। ये क्या है, ये हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो px स्क्वायर की जो हमारी वो वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी निकल आई, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के लिए यदि हमें निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे, 2m से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2ml स्क्वायर, नथिंग, दिस वैल्यू सिंपली दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी 2m। और ये पता लग रहा है इससे आपको कि हमारे पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो हम 0 मान चुके हैं, तो सारी जितनी भी एनर्जी है वो हमारी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी है पार्टिकल की 0, तो सारी की सारी पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 बाहर, ठीक है। अब तो ये सब हमने निकाल लिया वेव फंक्शन के बारे में, ये हमने वेव फंक्शन के डिस्कस किया, और एक वेव फंक्शन जो है एक और प्रॉपर्टी होती है कि ऑल्टरनेटली इवन ऑड वेव फंक्शन रहता है, ये सब आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए ये है, ये हम पहले लेंगे तो दिस इज इवन, ये जो है मिरर इमेज बनाता है, ये देखिए ये नेगेटिव के साथ है तो ये ऑड हो जाएगा, तो ऑल्टरनेटली हमको इवन ऑड ये वेव फंक्शन जो है हमको अल्टरनेटली मिलता है। तो ये सब हमारे वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हो गई, ऑर्थोगोनल हो गया, नोडल पॉइंट हो गया, ऑल्टरनेटली इवन ऑड फंक्शन हो गए, सिमेट्रिक होते हैं एट L/2 पे, मीडियम में सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, दोनों साइड बराबर पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेव फंक्शन। अब हम एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एनर्जी में देखिए क्या है, हम ये जो लिए हैं आपको डिस्कस भी कर लिया था, जब हमारे एक तो हमारी जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है वो 0 नहीं है, इसका मतलब हमारा पार्टिकल रेस्ट में है ही नहीं, रेस्ट में होना भी नहीं चाहिए क्वांटम पार्टिकल को, क्योंकि अगर रेस्ट में होगा तो उसकी पोजीशन हम एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, उसमें रेस्ट में है तो मोमेंटम भी नहीं है, तो मोमेंटम भी एक्यूरेट मेजर कर लिया, दैट इज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हमारा हो गया कि हमारा इससे एक तो ये प्रूफ निकल आया। तो ये हमारी है पाई स्क्वायर, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है दैट इज पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन m
L स्क्वायर। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी हमारी क्या हो गई, 4 पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर ml स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जैसे जैसे हम ये n बढ़ता चला जाता है, n बढ़ने का मतलब है डिफरेंस यदि बढ़ता चला जा रहा है, तो डिफरेंस का मतलब है कि हमारा जो है क्वांटाइजेशन है वो प्रोनाउंस्ड हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे ये L क्या बॉक्स की लेंथ है, इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/ml स्क्वायर पे। यदि पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा पार्टिकल का मास, यानी मैक्रो पार्टिकल हो गया, तो मैक्रो पार्टिकल हो गया तो ये डिफरेंस छोटा हो जाएगा। डिफरेंस छोटा होगा यानी हमारे जो एनर्जी लेवल है पास हो जाएंगे, यानी क्वांटाइजेशन डिमिनिश होने लगेगा। और जहाँ क्वांटाइजेशन डिमिनिश होने लगता है तो हम जो है क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ मर्ज होने लगते हैं, और दिस इज नोन एज द बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। अब एल आइए, एल यदि हमारा छोटा है, एल छोटा है यानी बॉक्स की लेंथ छोटी है, जैसे हमारा एटम छोटा है तो बहुत छोटा है एल, तो वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज क्वांटाइज्ड। तो वो यहाँ कह रहा है कि हमारी बॉक्स की लेंथ छोटी है तो हमारा जो क्वांटाइजेशन होगा वो प्रोनाउंस्ड होगा, क्योंकि डेल्टा ही हमारा बड़ा हो जाएगा। डेल्टा ही लार्ज होने से हमारा क्वांटाइजेशन जो है प्रोनाउंस्ड हो गया, यानी हम क्वांटम एनर्जी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स से छोटे जो पार्टिकल है वो छोटे प्लेस में ही घूम रहा है, मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए एल बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, ग्रेटर हो गया, इसका मतलब हमने पार्टिकल को फ्री कर दिया तो हमारा डेल्टा ई बहुत छोटा हो जाएगा। अगेन हमारी जो क्वांटाइजेशन था वो डिमिनिश हो गया तो हम जो है क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ बढ़ गए। तो मैक्रो पार्टिकल के लिए भी हमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स, और हमारे जो फ्री पार्टिकल है उसके लिए भी जो है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। हम जो है माइक्रो पार्टिकल्स पर ही अपना क्वांटम मैकेनिक्स सिग्निफिकेंट रहती है, क्योंकि वहाँ पर हमारी वेवलेंथ वगैरह सब जो है लाइटर पार्टिकल होने के कारण हमारी वेवलेंथ वगैरह सब जो है लार्ज निकलती हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, दिस इज एक्स। हमारा यदि इसमें है पार्टिकल ऐसे घूमता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, पर उसकी एनर्जी जो है एक्स के साथ घट बढ़ नहीं रही है, एंड दिस स्टेट इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ मोशन। दिस इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ मोशन, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्स पोजिशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये सब हम ये जो पार्टिकल डिस्कस किए हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट रहा हमारे, क्योंकि ये बाउंड पार्टिकल है, हमारा इलेक्ट्रॉन भी बाउंड रहता है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण, और उसको पे भी एक बहुत ही स्मॉल स्पेस में मूवमेंट की जगह मिलती है। तो हम उससे जो है कई सारे हमने रिजल्ट्स निकाले अपने, और इन रिजल्ट को हम जो है अपने एटम पर भी लगा सकते हो। और चीज़ क्या है कि वहाँ पर जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वो जो उनके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वगैरह, उनकी लेंथ वगैरह भी इसी रेंज में आ जाती है, और हम वहाँ भी पोटेंशियल बाहर जो है ज़्यादा मानते हैं, और न्यूक्लियस के साथ जो है पोटेंशियल जो है कांस्टेंट मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम जो है उसकी। तो हमारा जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो है हम ये वाला मॉडल काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। थैंक यू।